तो नमस्कार साथियों। तो साथियों, जैसा कि हम सभी लोग सन 2024 के जो सेट नंबर 2 था, जिसका कोड है आई के, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन बच चुके थे। जो कुछ क्वेश्चन बच चुके थे उन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन अगर आपको एक और चेतावनी दे दें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपका टाइम टेबल निकल चुका है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए, 95+ नंबर आवे, तो आपको क्या करना है, बड़े लगन के साथ, बड़े मेहनत के साथ आपको उसको तैयारी करना है और डेली आपको क्या करना है, आंसर पेपर को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं मेरे कौन कौन से क्वेश्चन रह चुके थे। तो हम देखें तो यहाँ से हमने जो अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ तक हमने कर लिया था। आज की इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमको डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो कह रहा है, थोड़ा तो जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है हमको? एक तो लिखना है समजातीय श्रेणी पर, दूसरा लिखना है कार्बन की सर्वतोमुखी पर। कितने नंबर का है? 2 + 2, यानी 2 नंबर के दोनों हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या है, तो 6 का हमसे कह रहा है समजातीय श्रेणी। क्या कह रहा है? समजातीय श्रेणी। तो अब हम देखेंगे समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो सम का मतलब हो गया समान। क्या हो गया? समान। जाति का मतलब जाति, यानी जाति। समान जाति की एक श्रेणी हो, यानी समान जाति की हो और कैसी हो? समान जाति के यौगिकों की श्रेणी हो, उसको कहते हैं समजातीय श्रेणी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसे होता है एल्केन और होता है एल्काइन, और क्या होता है? होता है एल्कीन। ये 3 होते हैं। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा एल्काइन। 3 होते हैं। तो कह रहा है इसी में किसी से भी हो, या तो चाहे इस जाति का हो, चाहे इस जाति का हो, चाहे इस जाति को, यानी इनमें से चाहे कोई भी जाति हो, उसमें क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान जाति। और समान जाति का मतलब ये हो गया, जैसे हमने एल्केन का यौगिक ले लिया। क्या ले लिए? एल्केन का यौगिक ले लें। उसमें देखें तो हो गया जैसे CH4। आप दूसरा ले लिए C2H, 2 दूनी 4, 2 6, और हमने ले लिया, थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है, कम कर देते हैं, और हमने ले लिया यानी कामा C3H8। ये हो गया। अब देखो ये क्या है, ये दोनों एल्केन ही जाति के हैं। किस जाति के हैं? ये भी एल्केन जाति का है, ये भी एल्केन जाति का है, और ये भी एल्केन जाति का। इससे क्या पता चला? ये 3 यौगिक हमने लिखा है, तीनों एक ही जाति के हैं। क्या है? तीनों एक ही जाति के हैं। इससे क्या मिल रही है हमको? एक श्रेणी मिल रही है। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, यानी सभी एक ही जाति के हैं, यानी सभी एल्केन ग्रुप के ही हैं। एल्केन ग्रुप के हैं तो क्या हो गए? समान जाति के हो गए। अब देखो समान जाति के जब लिखा गया तो हमको श्रेणी मिल रही। क्या मिल रही? श्रेणी मिल रही। तो इसी श्रेणी को कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी में क्या होता है, जो इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है, अब सूत्र किस सूत्र पे है? ये तो इसी सूत्र पे लिखे हैं, CnH2n+2। यही एल्केन का सूत्र होता है। तो जितने यौगिक बने सभी एल्केन के सूत्र पे ही हैं, बने हैं। तो यही कहा जाता है कि समान सूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो। जैसे हमें क्या है? एल्केन, केन केन लगा है, हो जाएगा मेथेन, प्रोपेन, नहीं मेथेन, एथेन, प्रोपेन। सब में देखो एन लगा है। क्या लिखा है? एन। ये क्या हो गया? सब में समान क्रियात्मक समूह लगा है, वही चीज हो गया।
और इसमें क्या होता है, इसमें 14 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, इसमें देखो 14 का अंतर होता है। इसमें भी 14 का रहेगा, इसमें भी 14 का अंतर रहेगा। अब कहने कैसे, अब देखो कार्बन, कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 12 होता है। हाइड्रोजन का होता है 1, यानी 12 + 4 × 1। इसमें देखो 2 कार्बन यानी 12 × 2 + 6 × 1, यानी 6 कार्बन है, यानी सॉरी 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, 1। इसका देखो 3 कार्बन तो नहीं 12 × 3 + 8 है तो 8, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना हो गया 12, 4 का नाम 4, 12 × 4 = 16 हो गया। ये देखो 12 दूना 24, 24 × 6 = 30 हो गया। ये 12 × 3 = 36, 36 और 8 = 44 हो गया। अब देखो सब में 14 का अंतर होना चाहिए। देखो 16 और 30 के बीच कितना अंतर है, 14 का अंतर है। और 30 और 44 कितने का अंतर हो गया, 14 का अंतर हो गया। तो देखो सब में कितने का अंतर है, 14 का अंतर होता है। यानी समजातीय श्रेणी का मतलब ये है कि जो यौगिक हों सब एक ही जाति के हों, या तो एल्केन के हों, या तो एल्कीन के हों, या तो एल्काइन के हों, किसी एक ही जाति के हों। और जिसको जब श्रेणी प्राप्त होती है उसको कहते हैं समजातीय श्रेणी। और समजातीय श्रेणी में क्या होता है, 14 का अंतर होता है। कितने का, परमाणु द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। तो ये तो हमने सोचा समझा कि समजातीय श्रेणी होता क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इसमें हमको लिखने को आ जाए, टिप्पणी पूछ रहा है तो लिखेंगे कैसे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको लिखना कैसे। तो आपको लिखना कैसे है, चलिए देखिए लिखना क्या है। तो आपको हेडिंग डाल देना है समजातीय श्रेणी। उसके बाद लिख देना है जब कार्बनिक यौगों का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। जैसे हमने देखा सभी का क्या सूत्र क्या है, सभी का सूत्र इसी सूत्र पे थे, CnH2n+2 सभी इसी सूत्र पे थे। देखिए लेकिन समान सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। क्रियात्मक समूह मतलब सब में क्या है, एन लगा है, सब में क्या है एल्केन का ग्रुप का है, सब में क्रियात्मक समूह समान हो तथा इनके अणु भार 14 के अंतर में हो। हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर कितने कितने का अंतर, सब में 14 का अंतर आ रहा है। इसमें भी 14 है, इसके बीच में 14 का अंतर है, इसके बीच में 14 का अंतर है, नहीं सब में 14 का अंतर है। वही बता रहा है कि इनके अणु भार के अंतर में यानी 14 के अंतर से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निर्माण क्रम को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे क्या है, अब 14 के बढ़ते क्रम में, क्या है बढ़ते क्रम में, आपको क्या बताया गया है 14 का या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में। देखो सब बढ़ते क्रम में है। यहाँ 16 था, 16 में 14 जुड़ गया 30 हो गया, 30 14 जुड़ गया 44 हो गया, यानी क्या हो बढ़ते क्रम में हो गया। तो अब यही कहा बताया गया है, इसे ही होता है। उसके बाद आपको लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना, जैसे एल्केन का। अब एल्केन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यानी लिख देना इसे। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। तो क्या है, सब एल्केन के सब में क्या ना एन सब में लगा, यानी क्या है एल्केन ग्रुप के हैं। तो क्या होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और सबका सूत्र क्या है, सभी जो है CnH2n+2 के सूत्र पे रखे गए हैं। इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 14 का अंतर है, यहाँ पर भी 14 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 14 का अंतर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बस इतना लिख देना है, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी देखा जाए जो कार्बन होता है तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। कैसी है सर्वतोमुखी प्रकृति। अब सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या है कि सभी तरह से यौगिक यानी अनेकों यौगिकों से मिल जाता है। यानी कार्बन जो है अनेक तत्वों के साथ मिलकर के यौगिक का निर्माण कर देता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको कहते हैं सर्वतोमुखी। यानी सभी तत्वों के साथ ये मिल जाता है, अन्य अधिकतर तत्व हैं उनके साथ मिल जाकर के क्या बना देता है, यौगिक बना देता है। इसलिए कहा गया है कि जो कार्बन होता है, कार्बन एक सर्वतोमुखी प्रकृति होती है इसकी। ये क्या है, ये बहुत प्रमुख है, ये बहुत प्रमुख तत्व है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चलिए हम इसमें बता देते हैं आपको क्या क्या लिखना है ताकि आपको नंबर ना कम हो ना कटे। तो आपको इसमें लिख देना है, हेडिंग डालना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इतना हेडिंग डाल करके बता देना है कि कार्बन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है,
कार्बन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व है। फिर दूसरा बता देना है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। अब देखो, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति है, अधिकतर तत्वों के साथ क्या कर रहा है, वो यौगिक बना ले रहा है। अधिकतर तत्व जो है उनके साथ मिल करके यौगिक बना देता है। इसलिए कार्बन के कैसे होंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों के साथ मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक बनेंगे, तो सीधी सी बात है। तो वही बताया गया है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। जब अधिकतर यौगिक देखो उसमें कार्बन मिला रहेगा, ऐसा है। और तीसरा में लिख देना है कि कार्बन पृथ्वी पर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। यानी कुछ तत्व होते हैं तो केवल मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ तत्व जो होते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो कार्बन क्या है, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जब ये दोनों अवस्था में पाया जाता है इसीलिए इसके यौगिकों की भी संख्या ज़्यादा है। जैसे देखो, अगर आप हमेशा नाराज ही रहते होंगे तो भी आपके पास ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, और यदि आप हमेशा हंसते रहते होंगे तो भी आपके पास नहीं आते होंगे। यदि आप दोनों क्वालिटी हों, आप हंसते भी ज़्यादा हों और ज़्यादा घमंड भी करते होंगे, तो भी क्या दोनों तरफ के रहेंगे। अब देखो ये ठीक है, इसी तरह जब दो दो गुण होते हैं तो उसके पास ज़्यादा लोग आते हैं। इसके पास देखो कितने गुण, दो दो गुण है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक तत्व इसके साथ मिल करके यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इनके IUPAC नाम क्या होंगे, हमको इसको इनके IUPAC नाम को बताना है। तो इनके IUPAC नाम देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, तो पहला नंबर दिया है हमको, यानी 7 का क्या दिया है, जैसे CH3COOH, ये यौगिक हमको दिया हुआ है, यानी जब एक ही में है CH3COOH। तो आपको बता दें जिसमें COOH होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, जिसमें COOH मिल जाए आपको समझ जाना वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगता है, तो इसमें लगता है ओइक अम्ल। इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं ओइक अम्ल। यानी जिसमें COOH रहेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो यौगिक होते हैं उनके नाम में लगाते हैं ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। आप देखेंगे इतना तो पता चल गया कि ओइक अम्ल रहेगा। आप देखते हैं इसमें कार्बनों की संख्या, यानी कार्बन इसमें कितने हैं, तो इसमें देखो कितने कार्बन, 1 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन को कहते हैं मेथ और दो कार्बन को कहते हैं एथ। क्या कहते हैं, एथ। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा, एथ। तो यहाँ पे क्या है, ओइक, क्या है, ओइक है, सॉरी देखो ओइक है। इतना देखो यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं। तो यहाँ पे CH3 क्या है, CH3। तो CH3 जो है ये एल्केन ग्रुप का है। किसका है, इससे ये पता चलता है कि एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन ग्रुप के होते हैं तो उनके साथ लगता है N। क्या लगता है, N। तो इसमें एथ है, 2 कार्बन है तो हो गया एथ। तो ये किस ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का है, इसमें लग जाएगा N। क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। आगे इसमें देखा जाए तो आगे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है ओइक अम्ल का, हो जाएगा ओइक अम्ल। तो तीनों को हम मिला देंगे तो हो जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एथेन। ओइक लग जाएगा तो हो जाएगा एथेनोइक। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। यानी इसका IUPAC नाम क्या हो गया, इसका IUPAC नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। ऐसे ऐसे आपको पता करना, जो बहुत ही इजी तरीका है। अब खा नंबर देखो क्या दिया है, दिया है CH3 CH2 CH2Cl। क्या दिया है, Cl। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या करते हैं, हम तो संरचना बना के आपको दिखा देते हैं। कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन दिखा दें। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो हमने 3 हाइड्रोजन दिखा दिया, 3 हाइड्रोजन हम दिखा दे रहे हैं।
यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन हमने बना दिया, फिर H2 यानी 2 हाइड्रोजन इधर दिखा दिए, फिर क्या है CH3 यानी CH2 है, C 2 हाइड्रोजन और क्या Cl, हमने Cl लगा दिया। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बन रहा था, कितने 1 2 3 4, 4 इसके पूरे हो गए, इसके देखो 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए, इसके देखो 1 2 3 4, इन 4 इसके सबके पूरे हो गए। अब देखो क्या करना, आपको नंबरिंग करना होता है, क्या करना होगा, नंबरिंग करना। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिल जाएगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब इधर देखो क्या मिल रहा है, Cl इधर मिल रहा है, पहले Cl क्या मिल रहा है, पहले इधर मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, हमने नंबरिंग डाल दिया। अब देखो लिखना क्या है, आपको लिखना नाम कैसे है, तो लिख देना है, आप क्लोरीन कितने नंबर पे है, 1 नंबर, तो लिख देना 1, क्या लिखना है 1 लिखना है। और क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, क्या लिखते हैं क्लोरो, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो हो गया। आप फिर देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3, कितने कार्बन 3, तो 3 कार्बन यानी 1 कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप, यानी 1 क्लोरो प्रोप हो गया। अब देखो किस ग्रुप का है, अब इससे लगा सकते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने कैसे कैसे बंध हैं, यानी सभी जगहों पे देखा जाए एकल बंध है, क्या है एकल बंध। जो एकल बंध है इससे ये पता चला है किस ग्रुप के हैं, ये एल्केन ग्रुप के हैं, तो इसमें लग जाएगा एन, क्या लग जाएगा एनकेन, तो बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला जो है ग नंबर का, तो ग नंबर जो दिया हुआ है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखते हैं ये क्या है, कैसे बनेगा, कितने कार्बन 2 2, बीच में कितने बंद 3 बंद, कार्बन को ये चाहिए कितने 4 चाहिए, तो 3 कम है, यानी 3 है 1 कम है, तो एक इधर हाइड्रोजन जो है पूरा कर देगा, इधर ये भी हाइड्रोजन पूरा कर देगा। तो अब ये देखो क्या है, तो ये देखो कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 1 कार्बन को कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो इसका हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा एथ, यानी हो जाएगा एथ। अब देखो हमने क्या बताया था, यानी हमने यहाँ पर बताया हुआ था आपको, हमने आपको क्या बताया था, अगर 1 कार्बन होगा तो एल्केन ग्रुप का है, अगर 1 बंद होगा तो एल्केन ग्रुप का है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन ग्रुप का है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो किस ग्रुप का होगा, एल्कीन यानी एल्काइन का होगा। तो इसमें देखा जाए कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो किस का हो गया, तो ये हो गया एल्काइन का, किसका एल्काइन। तो एल्काइन में जो लगता है वो लगता है आयन, क्या लगता है आयन लगता है। तो 2 कार्बन तो हो गया, तो एथ 3 बॉन्ड है तो इसलिए क्या लग गया आयन, यानी आयन एल्काइन ग्रुप का है। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो मिलाएंगे तो बन जाएगा एथेनॉइड, यानी क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एथाइन, यानी एथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथाइन। तो इसका सही नाम क्या हो गया, इसका आईपीएससी नाम हो गया एथाइन। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी देखो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा है, कितने, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कितने नंबर का, 3 नंबर का। साबुन क्या है इसको बताओगे 1 नंबर मिलेगा, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा है, तो इसको कैसे कैसे लिखना है। तो साबुन का मतलब क्या होता है, उच्च अणुभार वाले, क्या उच्च अणुभार मतलब क्या हो गया, जैसे जिसमें कार्बन 17 हो, कार्बन 18 हो, कार्बन 30 हो, कार्बन 35 हो जिसमें, तो उसको कहते हैं साबुन, क्या कहते हैं साबुन। तो आपको लिखना क्या है, ज़्यादा नहीं पूछा, 3 नंबर पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर इसमें मिलेंगे। तो क्या करना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिल सके और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए दिखाते हैं कि आपको क्या लिखना है। तो आपको लिख देना है, तो आपको लिख देना है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के
सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। यहाँ आपको क्या लिखना है, बस इतना लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना। उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इतना लिख देना है, बस हो जाएगा कि साबुन का अर्थ होगा। साबुन क्या है, साबुन के बारे में इतना बता देना है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ गया है कि साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखे तो क्या है। आपको बता देना साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, तो बता देना है कि वसा या वसरीय अम्लों, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जो अभिक्रिया करवाई जाती है तब जाकर साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। यानी जब वसा या वसीय अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ करवा दें या तो करवा दें पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। जब इन दोनों में से किसी न किसी एक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा साबुन, और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये है इसकी रासायनिक, साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण ये होती है। फिर अगला पूछा उपयोग, कि इसका उपयोग क्या होते हैं। तो उपयोग में आपको बता देना है, हमसे कितने उपयोग पूछा है, 2 उपयोग पूछा है। तो साबुन के 2 उपयोग कौन कौन है, आप तो सभी लोग जानते हैं कि साबुन का इस्तेमाल कपड़ा धोने के लिए, साबुन कहाँ का उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने में उपयोग करते हैं, और कहाँ करते हैं, और नहाने के लिए किया जाता है। यानी साबुन का उपयोग कपड़ा धोने में भी करते हैं और साबुन का प्रयोग नहाने में भी करते हैं। तो इसका एक प्रयोग हो गया। और दूसरा प्रयोग में क्या बताना है आपको, तो दूसरे प्रयोग में बता दीजिएगा ये कि जो साबुन का है, साबुन गंदगी और उसमें मौजूद बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को हटाता है। यानी साबुन का पहला काम तो हो गया कि कपड़ा धोने में प्रयोग करते हैं, दूसरा काम हो गया कि नहाने के लिए प्रयोग करते हैं, और क्या हो गया इसका उपयोग, इसका उपयोग और हो गया कि साबुन की जो गंदगी है, साबुन जो है गंदगी की, और जो कोई कपड़ा है या कोई जीव है उसके शरीर पे जो कीटाणु होते हैं, वो कीटाणुओं को नष्ट करने का भी काम साबुन करती है। तो ये है इसके उपयोग। तो उपयोग हमने जान लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा अथवा, नहीं या तो आप साबुन के बारे में लिखिए या तो ये दिया है इसके बारे में लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अथवा वाला। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आपको कहूँगा, यही सजेशन दूंगा कि आपको तैयार करके ही जाना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उसमें छेपी और उसमें शोषी अपक्रिया क्या है। ये दोनों इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं। तो पहला है पूछा गया उष्मा छेपी, क्या है उष्मा छेपी, और दूसरी क्या है, दूसरी है उष्मा शोषी। एक है उष्मा छेपी, दूसरी है उष्मा शोषी। इसका मतलब क्या है, जो उष्मा छेपी है, यानी इसमें देखो लिखा है इसमें उष्मा छेपी का मतलब छिपी, यानी उष्मा छेपी में क्या होती है, उष्मा छिपी होती है। और उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा शोषी, शोषी मतलब अवशोषण, क्या अवशोषण। एन इस कहने का मतलब ये है कि जो उष्मा छेपी अपक्रिया होती है तो उसमें उष्मा छिपी रहती है, यानी हमको उष्मा मिलती है। और जो उष्मा शोषी होती है तो उष्मा का मतलब है उष्मा, और शोषी मतलब अवशोषण। यानी उष्मा शोषी अपक्रिया में उष्मा को अवशोषित करती है, यानी खींचती है अपनी तरफ, और उष्मा छेपी में उष्मा देती है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब जैसे देखो आपके घरों पे कभी कभी दीवार की पुताई उताई करने के लिए लाते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैसा लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना लेकर आते हैं तो लाने के बाद क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं पानी। क्या कर देते हैं, पानी। जब बिना बुझा हुआ चूना लेकर आए उसमें मिला दिया गया पानी। जब पानी मिला देते हैं तो चूना खौलने लगता है। क्या होने लगता है, चूना खौलने लगता है, यानी उसमें छोटे छोटे बुज्जे भी निकलने लगते हैं जब खौलता है। आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आप थोड़ा सा बिना बुझा हुआ चूना ला करके उसमें पानी मिला करके आप इसको प्रैक्टिस करके देख भी सकते हैं। तो जब बिना बुझा हुआ चूना था उसमें पानी मिला दिया गया तो खौलने लगता है। जब खौलता है तो कुछ देर बाद हमको मिल जाता है बुझा हुआ चूना। क्या मिल जाता है,
हमको मिल जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मिल गया। और बुझा हुआ जो चूना मिल जाता है, और क्या होता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वो गर्म हो जाता है। अब कोई देख लो, कोई चीज़ अगर खौलेगा तो बर्तन गर्म ऑटोमेटिक होगा। अब देखो चावल, हम लोग जो चावल बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो अंदर का पानी चावल जो है तो उबलता है। जब उबलता है तो क्या होगा, आपने देखा होगा जो बर्तन है वो भी गर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार जब बिना बुझा हुआ चूना था उसमें पानी मिला दिया गया तो चूना खौलने लगा। तो चूना खौलने लगा, वो कुछ देर बाद क्या होगा, खौलना बंद हो जाएगा, तब हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा। और उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। ऊष्मा निकलती है यानी वो गर्म रहता है। सीधे कहने का मतलब है कि वो जब बुझा चूना प्राप्त होता है वो गर्म होता है। तो ये हो गई ऊष्मा छेपी। अब देखो क्या है, इसमें से ऊष्मा निकल रही है। क्या हो रही है, इसमें से ऊष्मा निकल रही है। हमको एक उत्पाद मिला और ऊष्मा भी मिल रही है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऊष्मा छेपी का। किसका हो गया, ऊष्मा छेपी का। और ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल देखें, ऊष्मा शोषी का। तो जैसे मान लेते हैं हमको चाय पीना है। क्या करना है, चाय पीना है। तो चाय पीना है तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, हमको तो चाहिए दूध चाहिए। क्या चाहिए, दूध चाहिए। और क्या चाहिए, पानी होना चाहिए। पानी मिल गया, अब क्या चाहिए, यानी हमको चीनी होनी चाहिए। यानी चीनी मिल गई, दूध मिल गया, पानी मिल गया। और क्या चाहिए, चाय पत्ती। चाय पत्ती दे दिया। और अगर स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो उसको अदरक मिला सकते हैं। नहीं, अदरक भी हम मान लेते हैं, मिला दिया। इन चीज़ों को अगर मिला दें, यानी चीनी ले लें, दूध ले लें, पानी ले लें, चाय पत्ती ले लें, अदरक ले लें, सबको एक में मिला दें, सबको एक ही में अगर डाल दें तो क्या हमको चाय मिल जाएगी, आप सोचिए। तो क्या आपको चाय प्राप्त हो जाएगी, तो चाय नहीं प्राप्त होगी। यानी सब कुछ होते हुए भी हमको चाय नहीं मिल पाएगी। क्यों, जब तक इसको हम लोग गर्म नहीं करेंगे तब तक ये हमको चाय, यानी जब तक इसको इन सभी को मिला करके गर्म नहीं करेंगे तब तक चाय तैयार नहीं होगी। इन इसके कहने का मतलब ये है, चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक होने के बावजूद भी चाय हमको नहीं मिली। क्यों, क्योंकि इसको ऊष्मा नहीं दी गई। जब इसको ऊष्मा देने लगेंगे, ऊष्मा देने लगेंगे मतलब इसको जब गर्म करने लगेंगे, जब गर्म करेंगे तभी जा करके हमको चाय प्राप्त होगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, ऊष्मा देना पड़ रहा है। तो जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है वो होती है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, और जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी अपक्रिया। यानी ये था मेन फंडामेंट। फिर इतना आप समझ गए तो आप आगे का लिख देंगे। तो चलिए इतना हमने समझा दिया, लेकिन आपको लिखना कैसे है, क्या लिखेंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या लिखना है आपको। तब देखें, तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया, इसमें क्या लिखना है, लिखना है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। अब आपको यहाँ पे देखो उत्पाद क्या होता है, यानी उत्पाद क्या होता है तो आपको बता दें उत्पाद मतलब क्या हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग चाय बना रहे थे। क्या बना रहे थे, चाय। तो चाय बनाने के लिए हमको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी थी, क्या चाहिए, चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक, ऊष्मा। तो ये सब थे अभिकारक। क्या थे, अभिकारक। और जो बन करके तैयार हुआ है ये होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। यानी अपक्रिया होने के लिए जिन जिन, यानी अपक्रिया के लिए जिन जिन तत्वों को हम लोग मिलाते हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो बन करके तैयार होता है उत्पाद। तो ये लिख देना है। यानी उसी प्रकार देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बुझा हुआ चूना क्या था, बुझा हुआ चूना उत्पाद था, वही चीज़। तो वही बताया गया कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमको बुझा हुआ चूना मिल रहा था, बुझा हुआ चूना उत्पाद है, बुझा हुआ चूना के साथ साथ हमको ऊष्मा भी मिल रही थी, तो क्या हो गया, ऊष्मा छेपी अपक्रिया हो गया। अब आपको लिखना क्या है इसमें, देखो यानी दो अभिकारक मिलते हैं, नहीं अभिकारक और अभिकारक आपस में मिलेंगे, उत्पाद बनाएंगे और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी। जैसे एग्जांपल देख लो, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, क्या करोगे, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और उसके साथ साथ में कुछ ऊष्मा भी निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। कितनी निकलती है? तो प्रयोग के आधार पर पता चला है, प्रयोग के आधार पे कि 94 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। कितनी निकलती है? 94 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। कैसे लिखते हैं कैलोरी को? तो कैलोरी को KCl से लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल हो गया जैसे मेथेन। जब मेथेन को ऑक्सीजन से, जब मेथेन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनता है? तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और उसके साथ में ऊष्मा निकलती है। ये दोनों अपक्रिया किसकी हो गई? तो ये दोनों अपक्रिया हो गए ऊष्मा क्षेपी की। अब चलिए देखते हैं कि ऊष्मा शोषी की अपक्रिया क्या होती है। यानी ऊष्मा शोषी में क्या होगा, इसमें क्या लिखना है? इसमें देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, यानी उत्पाद बनने के, सॉरी क्या लिखा है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी वह अपक्रिया जिसमें उस उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसमें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए हमको क्या चाहिए थी? चाय, चीनी पत्ती, दूध, अदरक सब चीज़ था, उसके लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती, तो वो हो गई ऊष्मा शोषी क्रिया। इसकी एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? लिख देना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बन जाता है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। लेकिन कब बनेगा? जब इसमें हम लोग ऊर्जा देंगे, यानी ऊष्मा देंगे। कितनी ऊष्मा लगती है इसको? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को मिला करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए कितनी आवश्यकता होती है ऊष्मा की? तो 45 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो ये इसका एग्जाम्पल था। इतना हमने देख लिया, इतना आपको लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।